कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दुनिया के खत्म होने से पहले जेक को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर माना जाता था। कोई भी पुरानी या सालों से खोई हुई चीज हो, जेक किसी न किसी तरीके से उसे ढूंढ ही लेता था। उसे सबसे ज्यादा मजा पानी के नीचे खजाना ढूंढने में आता था। वो हमेशा अपनी मन की करता था और किसी और के इशारों पर चलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक दिन एक बहुत ही खतरनाक सोलर फ्लेयर आया जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया। एक ही पल में बिजली से चलने वाला हर सामान खराब हो गया। इसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़े बड़े देशों में सरकारें गिर गईं और अलग अलग जगहों पर अमीर लोगों ने राज करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं और उन्हें चलाने वाले लोग भी थे। धीरे धीरे बड़े शहरों में लोग भूख से मरने लगे। कुछ गिनी चुनी कीमती चीजों को छोड़ दिया जाए तो पैसों का कोई मतलब नहीं रह गया था। तरह तरह की बीमारियां फैल गईं, अस्पताल बंद हो गए और दवाइयां बनाने वाली मशीनें भी खराब हो चुकी थी। इस घटना के 6 साल बाद हम जेक को इंग्लैंड में देखते हैं। वो अब भी ट्रेजर हंटर का काम कर रहा था। वो संभलते हुए एक पुराने इलाके में पहुंचता है। थोड़ी देर वो आसपास देखता है और फिर एक होटल के अंदर चला जाता है। सीढ़ियां चढ़कर वो पेंट हाउस तक पहुंचता है। वहां उसे किताबों का एक बड़ा शेल्फ दिखाई देता है। जेक ध्यान से उसे देखता है और उसके पीछे एक छुपा हुआ कमरा खोज निकालता है। जेक तुरंत छोटे छोटे बॉम्ब लगाता है और स्टील का दरवाजा उड़ा देता है। फिर वो लाइट के लिए अपनी बैटरी जोड़ता है। वहां एक तिजोरी होती है जिसे खोलने के लिए कीपैड और पासवर्ड चाहिए। जेक चाबी पर लगे उंगलियों के निशान देखता है और अपनी एक कॉपी में सारे अक्षर लिखकर सही पासवर्ड का अंदाजा लगा लेता है। तिजोरी खोलने पर उसे पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वो उसी रिकॉर्ड को बजाता है जिसका नाम पासवर्ड होता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है, एक दूसरी छुपी हुई तिजोरी खुल जाती है। इसके बाद जेक उसमें से एक बहुत महंगा वायलिन निकालता है। तभी पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ गुंडे अंदर घुस आते हैं और जेक से वायलिन मांगने लगते हैं। जेक मना कर देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी गुंडों में से एक उस पर हमला कर देता है। जेक तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। जब बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो हाथों से मुक्के चलाने लगता है और गुंडों को बुरी तरह पीटता है। फिर वो भाग रहे एक आदमी की पीठ में ब्लेड फेंक कर मारता है। गुंडों का लीडर उस ब्लेड को पकड़ लेता है और खुद को बहुत कूल समझने लगता है। तभी जेक उसे बीच वाली उंगली दिखाते हुए टाटा बाय बाय का इशारा करता है और उसी पल ब्लेड में लगा बम फट जाता है। इस धमाके में गुंडों का लीडर भी मारा जाता है। कुछ देर बाद जेक एक बड़ी हवेली में जाता है जो अब एक फैक्ट्री बन चुकी होती है। वहां बहुत सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं। जेक वो वायलिन एक वॉर लॉर्ड के असिस्टेंट को देता है। असिस्टेंट कहता है कि राजा ऑगस्ट तुम्हें एक और काम देना चाहते हैं। जेक को यह सुनकर अजीब लगता है कि ये वॉर लॉर्ड खुद को राजा कहलवाता है। वो इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि इसके लिए उसे समुद्र पार करके दूसरे देश जाना होगा और वहां की हालत कैसी है ये किसी को नहीं पता। जब ऑगस्ट को पता चलता है कि जेक ने मना कर दिया है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे ऐसा ऑफर दो जिसे वो मना न कर सके। इसके बाद जेक अपने घर लौट आता है। उसके घर के पास एक टूटी हुई बोट खड़ी होती है। उसने अपने घर के चारों तरफ तरह तरह के जाल बिछा रखे होते हैं ताकि कोई भी चुपके से उसके घर में घुस ना सके। वो अपने कुत्ते को खाना भी खिलाता है। फिर वो अपनी पेमेंट चेक करता है जिसमें थोड़ा खाना, कुछ जरूरी सामान और एक म्यूजिक रिकॉर्ड होता है। जेक वो रिकॉर्ड बजाता है, खाना खाता है, ड्रिंक करता है और फिर सो जाता है। रात में वो सपना देखता है कि वो एक नई बोट में बैठकर पूरी दुनिया घूम रहा है। सुबह वो एक आवाज सुनकर जाग जाता है। बाहर जाकर देखता है तो एक सिपाही उसके ट्रैप में फंसा हुआ होता है। सिपाही कहता है कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। जेक उसे वहीं फंसा छोड़ देता है और सीधे राजा से मिलने चला जाता है। एक गोदाम में ऑगस्ट अपने सिपाहियों के साथ जेक का इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो। मैंने कई लोगों से ये काम करवाने की कोशिश की है लेकिन चीजों को ढूंढने का हुनर तुम्हारे जैसा किसी में नहीं है। ऑगस्ट ये भी बताता है कि वो एक नया सिस्टम बनाना चाहता है ताकि दुनिया की हालत थोड़ी नॉर्मल हो सके। लेकिन फिर भी जेक को उसके काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। तब ऑगस्ट कहता है कि अगर ये काम पूरा हो गया तो तुम्हें एक नई बोट मिलेगी, यही तो तुम चाहते हो। असल में मिशन है मोनालिसा पेंटिंग को उसके पास पहुंचाना। ये पेंटिंग एक अनजान जगह पर एक तहखाने में छुपाई नहीं है। जब पेरिस पर हमला हुआ था तब सरकार ने अपना पूरा खजाना वहीं छुपा दिया था। ऑगस्ट कहता है कि वो जेक को पूरी मदद देगा, खाने पीने का सामान देगा और उसकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराएगा। बस किसी भी हालत में ये मिशन पूरा होना चाहिए। बोट के लालच में आकर जेक इस मिशन के लिए मान जाता है। वो अपने कुत्ते को ऑगस्ट की असिस्टेंट के हवाले करते हुए कहता है कि अगर मैं वापस ना आऊं तो प्लीज इसका ध्यान रखना। जेक बाहर से शांत रहता है लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचता है उसे चिंता होने लगती है। वो देखता है कि जिस प्लेन में उसे जाना है उसमें पहले से ही गोलियों के छेद हैं। ऑगस्ट जेक को एक मैप दिखाता है और पूरा रास्ता समझाता है। वो बताता है कि कहां-कहां दुश्मन है और कहां-कहां थोड़ी शांति है। ऑगस्ट ये भी कहता है कि पेरिस शहर के सेंटर में उसका एक आदमी जेक से मिलेगा।
बस वहां तक पहुंचना है, आगे वही उसे गाइड करेगा। जैसे ही मोनालिसा मिल जाएगी, 3 घंटे के अंदर वो जेक को वहां से निकालने का इंतजाम कर देगा। शाम को जेक प्लेन में चढ़ जाता है। पायलट काफी जवान होता है और जेक से कहता है कि सब ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन जेक को साफ दिख रहा होता है कि प्लेन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्लेन ठीक से उड़ नहीं पा रहा होता। थोड़ी देर बाद पायलट बताता है कि फ्यूल थोड़ा लीक हो रहा है, इसलिए रास्ते में पैराशूट से कूदना पड़ेगा। ये सुनकर जेक घबरा जाता है। वो कहता है कि उसने पहले कभी पैराशूट से छलांग नहीं लगाई है और उसे ये भी नहीं पता कि इसे चलाते कैसे हैं। लेकिन पायलट काफी बिजी होता है और ज्यादा मदद नहीं कर पाता। कुछ देर बाद जेक सो जाता है और सपना देखता है। वो फिर से अपनी बोट में होता है और इस बार उसके साथ एक लड़की भी होती है। अचानक प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगता है और जेक की नींद खुल जाती है। उन पर हमला हो रहा होता है। पायलट किसी तरह प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि अब हमें प्लान से पहले ही कूदना पड़ेगा। नीचे थोड़ी ठीक सी जगह देखकर जेक जल्दी से कूद जाता है और पैराशूट खोल लेता है। नीचे उतरते वक्त उसकी लैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती। वो आगे चलना शुरू करता है और देखता है कि आसपास हर जगह आग लगी हुई है। वो देखता है कि कुछ लोग जो वहां के वॉरलॉर्ड के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें मारकर लटका दिया गया है ताकि बाकी लोगों में डर बना रहे। तभी एक टैंक एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए वहां आ जाता है और जेक पर निशाना साधने लगता है, लेकिन इससे पहले ही एक मिसाइल आकर टैंक को उड़ा देती है। कुछ विद्रोही वहां पहुंचते हैं, टैंक का ढक्कन खोलते हैं और अंदर ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे अंदर बैठे सिपाही भी मारे जाते हैं। लेकिन वे जेक से कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। शहर के अंदर वॉरलॉर्ड वोल्कॉफ के आदमी आम लोगों को डरा रहे होते हैं। वोल्कॉफ बहुत ही खतरनाक और बेरहम आदमी होता है। उसे चेस खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि उससे वो नई नई चालें सीखता है। जो भी आदमी उसके रास्ते में रुकावट बनता है, वो पहले उसके साथ चेस खेलता है। आज उसके सैनिक एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं, लेकिन वो आदमी ठीक से चेस नहीं खेल पाता। इस पर वोल्कॉफ उसे वहीं गोली मार देता है। वोल्कॉफ के खास राइट हैंड आदमी का नाम गॉर्नेज होता है। वो वोल्कॉफ को बताता है कि आज एक आदमी प्लेन से कूदा है। ये सुनते ही वोल्कॉफ अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढो। सुबह जेक शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचता है। वहां लोग बहुत गरीबी में जी रहे होते हैं और वोल्कॉफ से बहुत डरते हैं। जेक एक कार के पीछे से कुछ पुराने कपड़े उठाता है और अपने अच्छे कपड़े वहीं छुपा देता है। पास ही कुछ सिपाही लोगों को इकट्ठा करके नए नियम समझा रहे होते हैं। वे कहते हैं कि कर्फ्यू तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाएगी। डर बनाए रखने के लिए वे 2 विरोधियों को सबके सामने मार देते हैं। जब जेक वहां से जाने लगता है तो सिपाही उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि बैग नीचे फेंको। जेक चालाकी से बैग एक सिपाही के चेहरे पर फेंक देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक सिपाही का हाथ कार के दरवाजे में फंसा देता है और दूसरे का सिर साइड व्यू मिरर पर दे मारता है। एक सिपाही चाकू से हमला करता है, लेकिन जेक उसका हाथ पकड़कर उसी चाकू से उसे मार देता है। कुछ ही सेकंड में सारे सिपाही जमीन पर पड़े होते हैं और जेक वहां से निकलने वाला होता है। तभी एक और सिपाही छुपकर बाहर आता है और जेक पर गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन गोली चलने से पहले ही एक लड़की उसका गला काट देती है। इस लड़की का नाम ड्रिया होता है। वो ऑगस्ट के लिए काम करती है और अब जेक की मदद करेगी। ड्रिया कहती है कि जब से तुम उतरे हो तब से मेरी नजर तुम पर है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम खुद को संभाल सकते हो या नहीं। अगर तुम कमजोर होते तो मैं तुम्हें मरने देती, क्योंकि आगे हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इसके बाद जेक और ड्रिया दोनों तेजी से शहर के अंदर से निकलने लगते हैं। वो भीड़ में मिलकर छुप छुपाते आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल उन्हें देख लेता है। दोनों एक चर्च में घुस जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात फादर सैमसन से होती है। फादर सैमसन के पास एक जरूरी मैप होता है, जिसे हाल ही में मरे कुछ विद्रोहियों ने छुपाया था। सैमसन उन्हें अपने गैराज में ले जाता है और एक ट्रक दिखाता है जिस पर वो काम कर रहा होता है। मैप पर वो उनकी अगली मंजिल दिखाता है और उसके एक कोने में कुछ सीक्रेट कोड भी लिखे होते हैं। जब सैमसन ट्रक को तैयार कर रहा होता है, तब ड्रिया जेक के जख्मों का इलाज करती है। तभी जनरल और उसके सिपाहियों ने पूरे चर्च को घेर लिया और सबको बाहर आने के लिए कहा। जेक और ड्रिया तुरंत भागते हुए ट्रक तक पहुंच गए। उधर जनरल का ध्यान भटकाने के लिए सैमसन खुद बाहर चला गया। वो कहने लगा कि यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अंदर कोई नहीं है। लेकिन सिपाहियों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और कुछ सिपाही अंदर तलाशी लेने चले गए। बाहर खड़े सैमसन ने अचानक अपनी बंदूक निकाली और जनरल के हाथ में गोली मार दी। इसके बाद बाकी सिपाहियों ने बिना देर किए सैमसन पर गोलियां बरसा दी और वहीं उसकी मौत हो गई। अंदर गैराज में पहुंचे सिपाहियों का ध्यान ट्रक के अंदर बैठे जेक पर चला गया। तभी ड्रिया ने पीछे से अचानक हमला किया। उसने कुछ को बंदूक से और कुछ को चाकू से मार डाला। बाहर सिपाही अभी भी सैमसन पर फायरिंग कर रहे थे, इसलिए उन्हें अंदर चल रही गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन जैसे ही जेक ने ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो तेज आवाज में बजने लगा और बाहर मौजूद सिपाहियों को सब समझ आ गया। एक ही इशारे पर टैंक ने चर्च पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन जेक और ड्रिया बिल्कुल सही वक्त पर गैराज का दरवाजा तोड़ते हुए ट्रक लेकर बाहर निकल गए।
सिपाहियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन गोलियों का ट्रक पर कोई असर नहीं हुआ। तभी जेक ने ट्रक को एक रैंप पर चढ़ाया और सीधे टैंक के ऊपर से कूदा दिया। इस तरह वे वहां से बचकर निकल गए। हालांकि पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। वोल्कोव के कुछ सिपाही बाइक्स पर उनके पीछे लग गए। थोड़ी ही देर में वे एक चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां गार्ड्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जेकब समझ चुका था कि ट्रक बुलेट प्रूफ है, इसलिए वो बिना रुके रोड ब्लॉक के ऊपर से छलांग लगाकर निकल गया। आगे वाली सड़क पर एक और गाड़ी आ गई, जिसमें और ज्यादा सिपाही थे। मजबूरी में जेक को ट्रक एक बिल्डिंग के अंदर घुसाना पड़ा। दूर से टैंक ने उन पर एक गोला दागा, लेकिन निशाना चूक गया। वो गोला एक दूसरी गाड़ी से जा टकराया, जो धमाके से सड़क पर पलट गई। उससे टकराकर कई बाइक्स भी गिर गईं। जेक ने तुरंत एक तेज मोड़ लिया और धमाके से बच गया। ड्रेया ने कहा कि जल्दी से टनल में घुस जाओ। दोनों टनल में चले गए और वहां से भागने लगे। टनल के अंदर भी 2 बाइकर्स उनका पीछा कर रहे थे। टनल से बाहर निकलते ही उनके सामने एक और टैंक आ गया। टैंक ने जोरदार हमला किया, लेकिन जेक ने बिल्कुल सही समय पर ट्रक को वहां से हटा लिया। फिर से तेज पीछा शुरू हो गया और अब सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेरने लगे। अचानक ड्रेया ने ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे बाइकर्स गिर गए, लेकिन अभी भी एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। टैंक ने फिर से फायर किया, लेकिन जेक ने ट्रक को उछाल दिया और वो गोला सीधा दुश्मनों को जाकर लगा। वे एक फैसिलिटी के नए हिस्से में घुस गए। तभी एक और गाड़ी सिपाहियों के साथ आ गई। टैंक फिर से गोला दागने के लिए तैयार था, लेकिन जेक ने तेजी दिखाते हुए अचानक कट मारा और इस बार भी दुश्मन ही घायल हो गए। आखिरकार जेक और ड्रेया वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। रात को दोनों एक जगह रुक गए ताकि थोड़ा आराम कर सकें। जेक ने पूछा कि सिर्फ एक पेंटिंग के लिए इतने लोग उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। माना कि वो मशहूर है, लेकिन इतना भी क्या जरूरी है। ड्रेया ने बताया कि पेंटिंग तो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद उस तिजोरी को वोल्कोव से पहले ढूंढना है। उस तिजोरी के अंदर बहुत सारे हथियार हैं जिन्हें विरोधी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेया ने यह भी कहा कि वो जेक के सपने के बारे में जानती है और गुड लक के लिए उसने जेक को एक छोटी सी कागज की बोट बनाकर दी। अगले दिन वोल्कोव अपनी ट्रेन में उस तिजोरी को ढूंढने निकल पड़ा। वहां एक जनरल आकर उसे बताता है कि सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने उसकी पूरी टीम को हरा दिया, लेकिन वोल्कोव उसकी नाकामी से इतना चढ़ गया कि गुस्से में उसे वहीं गोली मार देता है। उधर जेक और ड्रेया एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचते हैं। यही वो तिजोरी होती है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर ड्रेया डर जाती है, क्योंकि ये इलाका रैट्स के कब्जे में होता है। रैट्स असल में ऐसे कैदी थे जो बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे। जब उन्हें खाना नहीं मिला तो उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। अब वे जिसे भी पकड़ते हैं उसे मारकर खा जाते हैं। तभी उन पर आग से हमला होता है, यानी कोई उनका पीछा कर रहा होता है। दोनों भागकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। दीवारों पर उन्हें खून के निशान दिखते हैं। तिजोरी पहले से खुली होती है और अंदर पूरी तरह खाली रहती है। दरवाजे के पास बारूद की महक से जेक समझ जाता है कि इसे हाल ही में उड़ाया गया है। मतलब जो भी था उसे यहाँ से हटाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाया जा चुका है। बाहर रैट्स तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। जेक और ड्रेया बिल्डिंग के अंदर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें गोलियों के खाली खोखे मिलते हैं। जेक अंदाजा लगाता है कि यहाँ मौजूद लोगों ने आखिरी दम तक लड़ाई की होगी। मेन ऑफिस में उन्हें एक पुराना कैबिनेट मिलता है। उसके पीछे एक नकली दीवार होती है जिसके अंदर एक नोटबुक छुपी होती है, लेकिन उसमें सब कुछ फ्रेंच भाषा में लिखा होता है जो जेक को समझ नहीं आती। इसके बाद ड्रेया उन नोट्स को जेक के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती है और मैप के कोऑर्डिनेट्स लिख देती है। हालांकि जेक को उन कोऑर्डिनेट्स पर थोड़ा शक होने लगता है। जेक ने कहा कि ये लोग खजाने को बचा रहे थे, वे असली जगह इतनी आसानी से किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद वो मैप को ध्यान से देखकर असली जगह का पता लगाने की कोशिश करने लगा। तभी रैट्स बिल्डिंग के अंदर घुस आए। ड्रेया चाहती थी कि वे तुरंत वहां से भाग जाएं, लेकिन जेक ने कहा कि जाने से पहले उसे ये समझना जरूरी है। कुछ ही देर में जेक ने सही जगह का नाम डिकोड कर लिया। उस जगह का नाम था सेंटर हॉफ। ड्रेया ने बताया कि ये एक मशहूर किला है और मैप में उसने जेक को वही जगह दिखा दी। उधर रैट्स तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। तभी जेक और ड्रेया खिड़की से बाहर निकल गए। जेक ने उस कमरे के दरवाजे के हैंडल पर एक ग्रेनेड छोड़ दिया था। जैसे ही रैट्स ने दरवाजा खोला, जोरदार धमाका हुआ और सभी वहीं मारे गए। दोनों वापस ट्रक में पहुंचे। ड्रेया ने विद्रोहियों को फोन करके कहा कि सेंटर हॉफ में आकर मिलो। थोड़ी देर बाद वोल्कोव भी अपनी ट्रेन में उसी जगह पहुंच गया। उसने सड़क पर ट्रक के टायरों के निशान देखे। उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए वे लोग वहां पहुंच गए जहां जेक और ड्रेया किले का पता लगा कर गए थे। वहीं गॉर्नेस को वही नोटबुक मिल गई जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, लेकिन वोल्कोव इतना बेवकूफ नहीं था कि सब कुछ आसानी से मान ले। उसने यूवी लैंप की मदद से ड्रेया के फिंगरप्रिंट देखे, क्योंकि अगर किसी को मैप में कोई जगह मिलती है तो वो उस पर हाथ जरूर लगाता है। तब वोल्कोव समझ गया कि असली जगह सेंटर हॉफ ही है। वहां एक आदमी अभी भी जिंदा था। वोल्कोव ने उसे धन्यवाद कहा और फिर गोली मार दी। आखिरकार जेक और ड्रेया सेंटर हॉफ पहुंच गए।
ड्रेया ने गेट का ताला काटकर अंदर जाने का रास्ता खोल दिया। मेन बिल्डिंग तक पहुंचते ही जेक को कुछ अजीब लगा। वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अंदर कुछ मशीनें चल रही थी तो जेक ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सब सोलर पैनल से चल रहा है। ड्रेया ने उस जगह के ब्लूप्रिंट देखे और समझ गई कि जो आवाज गूंज रही है वो वॉल्ट के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की है। इसका मतलब था कि तिजोरी अभी भी बंद है। जेक ने प्लान बनाया कि जहां से हवा जा रही है वो उसी सुरंग से अंदर जाएगा, लेकिन उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था। ड्रेया ने कहा कि वो सोलर पैनल्स को ढूंढकर पंखे को बंद करेगी। उधर जेक आगे बढ़ गया। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर उसे एक रस्सी मिली। उसने उसे एक वाल्व से बांध दिया। फिर उसने अपने बैग से एक सेफ्टी बेल्ट बनाई और उसे रस्सी से जोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे एक पंखा बहुत तेज रफ्तार से घूम रहा था। अगर वो उससे टकरा जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। जेक बहुत ध्यान से नीचे उतर रहा था, लेकिन रस्सी धीरे धीरे घिसने लगी। उधर ड्रेया सोलर पैनल्स वाले एरिया तक पहुंच गई। उसने जल्दी से गोलियां चलानी शुरू की। पहला शॉट चूक गया, लेकिन दूसरे शॉट से पूरा सिस्टम खराब हो गया। जैसे ही रस्सी टूटी और जेक नीचे गिरा, उसी वक्त पंखा रुक गया और किसी तरह जेक की जान बच गई। जेक जोर से नीचे गिरा, लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि एयर डक्ट पानी से भरा हुआ है। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से तैरते हुए अंदर चला गया। वो ऊपर वाले रास्ते तक पहुंचा, लेकिन वहां दरवाजा बंद था। जेक ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया। अब जेक तिजोरी के अंदर पहुंच चुका था। उसने अंदर से दरवाजा खोला ताकि ड्रेया भी अंदर आ सके। वॉल्ट के अंदर उन्हें मोनालिसा मिल गई, लेकिन वो कोई असली पेंटिंग नहीं थी। असल में वो एक न्यूक्लियर बम था जिसके ऊपर मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई थी। ये देखकर जेक पूरी तरह चौंक गया। ड्रेया को इस बारे में पहले से पता था। उसने कहा कि अगर तुम्हें ये पहले पता भी होता तो क्या फर्क पड़ता, जरूरी नहीं था इसलिए नहीं बताया। ड्रेया ने समझाया कि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था तब उन्होंने एक बम रूस के लिए भी बचा कर रखा था। ये वही बम है। ऑगस्ट इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो बस इसे वोल्कोव जैसे खतरनाक लोगों से दूर रखना चाहता है, क्योंकि अगर ये उनके हाथ लग गया तो वे इसे चला देंगे। जेक ने कहा कि कोई भी वॉरलॉर्ड भरोसे के लायक नहीं होता, न वोल्कोव और न ही ऑगस्ट। उसने ये भी कहा कि वोल्कोव के खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो बहुत ताकतवर है और आखिर में वही जीतेगा। कुछ ही देर में कुछ विद्रोही वहां आ गए ड्रेया की मदद करने के लिए, लेकिन जेक ने कहा कि उसे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इतना कहकर वो ट्रक में बैठा और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वोल्कोव की ट्रेन सेंटर हॉफ पहुंची और उसके सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी। विद्रोहियों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें मार गिराया। गॉर्नेज ने अपनी मिसाइल से हमला किया और ट्रक को उड़ा दिया। अब वोल्कोव के पास तिजोरी की चाबी आ चुकी थी और उसने बम को अपनी ट्रेन में रखवा लिया। उधर जेक एक जगह रुक गया और ड्रेया की दी हुई वो छोटी सी कागज की बोर्ड देखने लगा। उसे देखते ही उसका मन बदल गया। वो वापस किले की तरफ गया। वहां चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन ड्रेया अभी जिंदा थी। जेक ने जल्दी से उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। ड्रेया ने कहा कि तुम सही कह रहे थे, ये सब बेकार है। आखिर में वोल्कोव ही जीतेगा। लेकिन अब जेक का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बस इस सबसे भाग रहा था। अब हम वोल्कोव को रोकेंगे, उस साले की ट्रेन ही उड़ा देंगे। अब जेक और ड्रेया दोनों ने मिलकर किले के अलग अलग हिस्सों में बम लगा दिए। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे जोरदार धमाका हुआ और पूरा किला उड़ गया। शाम के समय ट्रेन धुंध की वजह से बहुत धीरे चल रही थी। ये देखकर वोल्कोव को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कंडक्टर को ही गोली मार दी। इसके बाद ट्रेन धुंध को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। उधर जेक ट्रक को तेजी से चलाते हुए एक ब्रिज पर पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन उसके पास से गुजरी, वो छलांग लगाकर ट्रेन पर कूद गया। उसने एक डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कई गार्ड मारे गए। जो कुछ लोग बच गए, उनसे जेक हाथों हाथ लड़ने लगा। फिर उसने एक गार्ड की बंदूक छीन ली और सबका सफाया कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर गॉर्नेज वहां पहुंच गया। जेक और गॉर्नेज के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गॉर्नेज भी काफी ताकतवर था, इसलिए दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। गॉर्नेज ने जेक को धक्का दिया और वो बम के पास जा गिरा। जब गॉर्नेज फिर से उस पर हमला करने आया तो जेक ने जोर से मुक्का मारकर उसके गोटे फोड़ दिए। इतने में पीछे से वोल्कोव आ गया और जेक को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जेक ने चालाकी से गॉर्नेज को अपने आगे कर लिया, जिससे गोली गॉर्नेज को लग गई। अब जेक को मौका मिल गया और उसने वोल्कोव पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी। जेक ने वोल्कोव के हाथ पर कंपस से वार करके छेद कर दिया और उससे चाबी छीन ली। उधर ड्रेया ब्रिज तक पहुंच चुकी थी और उसने वहां आसपास बम लगा दिए थे। जैसे ही ट्रेन ब्रिज के पास पहुंची, ड्रेया ने ब्रिज उड़ा दिया। उसी वक्त जेक ने भी ट्रेन से छलांग लगा दी।
वोल्कॉफ ट्रेन को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन सीधी खाई में गिरी और जोरदार धमाका हुआ। ये सब देखकर ड्रेया रोने लगी। उसे लगा कि जेक मारा गया है। तभी पीछे से जेक की आवाज आई, रो क्यों रही है तू? जेक को जिंदा देखकर ड्रेया खुशी से उससे लिपट गई। कुछ समय बाद इंग्लैंड में जेक ने उस न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट करने वाली चाबी ऑगस्ट को दी और कहा कि बम अब खाई के नीचे पड़ा है और सिर्फ इसी चाबी से उसे चालू किया जा सकता है। ऑगस्ट ने कहा कि मेरे लिए उस बम को वापस लेकर आओ, लेकिन जेक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो और कोई मिशन नहीं करेगा। इसके बाद वादे के मुताबिक जेक अपनी नई बोट लेकर वहां से निकल गया। ड्रेया भी अब उसके साथ थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वे इसी बोट में बैठकर पूरी दुनिया घूमेंगे। आखिर में ऑगस्ट अपनी तिजोरी में वो चाबी रख देता है और वहीं पर असली मोनालिसा पेंटिंग पहले से मौजूद होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।